हेलो पुलिस। सर, सिक्योरिटी गार्ड संतोष महतो ने मृतक राजेश को सबसे पहले देखा था। वो गोली चलने की आवाज सुनकर अंदर आया था। राजेश एक प्रोफेशनल डांसर था और यहाँ अकेले ही डांस प्रैक्टिस कर रहा था। किसी और के आने जाने की कोई एंट्री नहीं है सर। इंटरेस्टिंग। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, डिटेल्स आते ही शेयर करो। यस सर। सांप? अरे वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? अपना तो ऐसा ही है। कॉल सपेरा सिंह। जी सर। हेलो सपेरा सिंह। सर आप ऐसे सांप मत पकड़ा कीजिए, हमारे धंधे पर लात पड़ जाएगी। सर मजाक करने की आदत है। वैसे इस सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं थी साहब। क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार हैं इसलिए? रिश्तेदार नहीं सर, ये अपना ही बच्चा है। जहरीला नहीं है ये। तू तो यहाँ से बहुत दूर रहता है, फिर तेरा बच्चा यहाँ कैसे? और तुझे कैसे पता चला कि यही तेरा बच्चा है? सर, ये जरूर इच्छाधारी सांप होगा जो अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकता है। कामिनी, कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। तुम बोलो। साहब हमें इनकी धारियों से पता चल जाता है कि ये हमारा है कि नहीं। आगे बोलो। 2 दिन पहले एक लड़की से खरीद कर ले गई थी साहब, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता साहब। क्या नाम है लड़की का? कोमल साहब। ये उसका नंबर है साहब। हाय मिस कोमल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? दरवाजे से। गुड आंसर। थैंक यू सर। पर तुम दोनों को अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी गार्ड ने। अगेन गुड रिप्लाई। अगेन थैंक यू सर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। गले को इतनी टेंशन मत दीजिए मिस कोमल, जब तक हम अंदर हैं वो अंदर नहीं आएगा। मतलब? ये मेरी असिस्टेंट कामिनी और मैं इंस्पेक्टर राठौड़। कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। राजेश वर्मा के बारे में क्या जानती हैं आप? He was my friend। कभी दोस्त था वो मेरा। क्यों? क्या हुआ? उसका मर्डर हो चुका है मिस कोमल। क्या? राजेश का मर्डर? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सांप तो तुमने छोड़ा था वहां उसे मारने के लिए, लेकिन मारा उसे गोली से। क्यों? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने किसी को नहीं मारा। और कैसा सांप? कौन सा सांप? वही सांप जिसे तुमने सपेरा सिंह से खरीदा था। अब सीधे सीधे सब कुछ बक दो। अगर हम अपनी पर उतर आ गए तो 7 जन्मों के सारे सच बकने पड़ेंगे। राजेश और मैं एक ही डांस ग्रुप में थे। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वो रश्मि से प्यार करता था। इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसने हमारा ग्रुप छोड़ दिया और अकेले ही परफॉर्मेंस देने लगा। मुझे उसके इस एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आया था। 2 दिन बाद उसकी एक डांस परफॉर्मेंस थी। उसे खराब करने के लिए मैं उस पर मेंटल प्रेशर डालना चाहती थी, इसलिए बिना जहर वाला सांप उसे काटने के लिए प्रैक्टिस ऑडिटोरियम में छोड़ दिया था। जैसे मैंने बताया, सांप जहरीला नहीं था सर, इसलिए उससे मरने का सवाल ही नहीं आता। आप चाहे तो सपेरा सिंह से पूछ सकते हैं। अगर मैं कातिल होती सर, तो मैं सपेरा सिंह को अपने फोन से कॉल क्यों करती? और रही बात गोली से मारने की, तो सर मेरे पास तो पिस्तौल ही नहीं है और ना ही उसे अरेंज करने का कोई साधन। मैंने उसे नहीं मारा है सर, प्लीज बिलीव मी, मैंने उसे नहीं मारा।
कामिनी, कोमल और राजेश का सीडीआर निकालो इमीडिएटली। जी सर। सर, कोमल और राजेश की सीडीआर देखी मैंने। उसे देखकर पता चलता है कि दोनों के बीच काफी टाइम से बात नहीं हुई है। कोमल ने राजेश की दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताया था? रश्मि। पटेल नगर रहती है, हाउस नंबर 12/36। गुड वर्क मिस कामिनी। थैंक यू सर। तो चलें 12/36 पटेल नगर। नहीं सर, रश्मि तो अभी यहाँ नहीं आई है। कंपनी टूर पे गई है, 5-6 दिनों में वापस आ जाएगी। हाय शालिनी, आप कौन? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खुद को संभालो रश्मि, और दिमाग पर जोर डालकर ये बताओ कि क्या राजेश की किसी से दुश्मनी थी? कोई ऐसा जो राजेश को जान से मारना चाहता हो? स्टार इवेंट के ओनर विपुल के साथ राजेश का पैसों को लेकर झगड़ा था। हो सकता है उसी ने। इंस्पेक्टर, हमारे प्रोफेशन में पेमेंट को लेकर देर सवेर होती रहती है, और उसे लेकर इस तरह के झगड़े भी। राजेश की तरह मेरे और 10 लोगों से पेमेंट को लेकर झगड़े कंटिन्यू है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं सबको मारने वाला हूँ, बट फैक्ट ये है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। और रही बात राजेश के पैसों की, तो मुझे रिग्रेट है कि मैं उसे वक्त पर पैसे नहीं दे सका, लेकिन आप जहाँ कहेंगे मैं उसके पैसे एनजीओ को डोनेट कर दूंगा। एनजीओ को पैसे देने का आपका ख्याल अच्छा है मिस्टर विपुल, डू इट। जरूरत हुई तो आपको फिर बुलाएंगे, अभी आप जा सकते हैं। सर, मुझे तो लगता है ये ब्लाइंड केस है, इसे बंद कर देना पड़ेगा। इतनी जल्दी हार नहीं मानते कामिनी। हेलो। ओके। कामिनी, राजेश की मौत 9mm पिस्तौल से हुई है। पता करो कि वो बुलेट किसके पिस्तौल से चली थी। यस सर। दिल्ली पुलिस आपको अपने लाइसेंस और पिस्तौल को 5 दिन के लिए साउथ एक्स पुलिस स्टेशन में जमा करने की रिक्वेस्ट करती है। जिसने भी अपनी पिस्तौल सबमिट नहीं की, उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होगी। डन। इस शहर में करीब 30 लोगों के पास 9mm बोर की लाइसेंस्ड पिस्तौल है। जांच के बाद पता चला है कि जिस गोली से राजेश की मौत हुई है, वो अनिल शर्मा के पिस्तौल से चली थी। उसका घर सावित्री ऑडिटोरियम के पास में है। मैंने सीडीआर निकालने का ऑर्डर दे दिया है। गुड, लेट्स गो। देखिए इंस्पेक्टर, आई स्वेयर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो तुम्हारी पिस्तौल की बुलेट राजेश की बॉडी में क्या कर रही थी? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। होगा भी कैसे सर, मैं तो मरने वालों को जानता तक नहीं। हेलो। हाँ बोलो दिलीप, तुमने अच्छे से चेक किया? ठीक है सर। कांस्टेबल दिलीप बोल रहा है कि उसने इनकी सीडीआर 2 बार चेक की है। इनकी और राजेश की आपस में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उसमें रश्मि का नंबर मिला है। हर महीने 10 से 15 बार बात होती है इनकी। मरने वाले की प्रेमिका को कैसे जानते हैं आप? कोई बहाना या कोई नई कहानी मिस्टर शर्मा? इंस्पेक्टर प्लीज, कोई बेकार का कनेक्शन मत जोड़ लीजिएगा। रश्मि मेरे दोस्त की बेटी है और मेरे लिए भी बेटी ही है। वो लक्ष्मी नगर में मेरे फ्लैट पर अपनी सहेली शालिनी के साथ किराए पर रहती है। रश्मि बहुत खुददार लड़की है। मेरे मना करने के बावजूद वो बिना पैसे दिए नहीं मानती। अभी कुछ दिन हुए उसकी सहेली शालिनी रेंट देकर गई थी
इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने 2 हिस्सों में किराया दिया है। ये रेंट देने की कौन सी तारीख थी? 7 की शाम और 8 की रात, दोनों बार शालिनी ही आई थी। ओके मिस्टर शर्मा, केस सॉल्व होने तक प्लीज शहर से बाहर मत जाइएगा। जी। अब क्या करें सर? खूने को पकड़ेंगे और क्या। जाने से पहले सच बताने की कष्ट करेंगी मिस शालिनी। राजेश रश्मि से मिलने घर आता था। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। राजेश को जब मेरे प्यार का एहसास हुआ तो वो भी मेरी ओर झुकने लगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे प्यार का फायदा उठाकर मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। इस बात से गुस्सा होकर मैंने रेंट देने के बहाने शर्मा अंकल की पिस्तौल चुराकर राजेश को मार दिया और उसी रात बचा हुआ रेंट देने के बहाने अंकल की पिस्तौल वापस रख दी। अगर राजेश ने तुम्हें प्यार में धोखा दिया था तो तुमने भी तो अपनी दोस्त रश्मि के विश्वास को तोड़ दिया था शालिनी। उस गलती का क्या? खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला कि शालिनी ही कल्प्रिट है? जब शर्मा ने बताया कि रश्मि उनके दोस्त की बेटी है तो शक रश्मि और शर्मा की मिली भगत पर गया था। लेकिन जब उन्होंने बताया कि शालिनी 2 इंस्टॉलमेंट में उन्हें रेंट देकर गई है, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट उसने 7 तारीख को दी, राजेश के मरने के 1 दिन पहले, और दूसरी 8 तारीख को राजेश के मरने के बाद, तो शक शालिनी पर शिफ्ट हो गया। बाकी सब तुम्हारे सामने है। वाह सर, कितनी आसानी से आप सब समझ लेते हैं। अपना तो ऐसा ही है। मिस्टर और मिसेस शर्मा के घर शादी के 5 साल के बाद जब बेटी ने जन्म लिया तो पूरे घर के लोग बहुत खुश थे। उसके पहले जन्मदिन पर उन लोगों ने शानदार पार्टी का आयोजन किया। शहर के नामी गिरानी लोग उस पार्टी में आए हुए थे। मिसेस शर्मा तो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई और कोई मिसेस शर्मा की गोदी से बच्चे को छीन कर ले गया। मिसेस शर्मा शोर मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता पूरे घर की लाइट वापस आ गई, मगर उनकी बेटी का कोई पता नहीं था। सिक्योरिटी, कोई है? जल्दी से पता करो, अभी कोई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो मेरी बेटी को। आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो इस पार्टी को छोड़कर ही ना जा सका हो। हम लोग आसपास ढूंढने जाते हैं। अरे कोई पुलिस को भी तो फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जैसे ही पुलिस स्टेशन खबर गई, इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी जी तुरंत पार्टी में पहुंच गए और सारी घटना के बारे में जानकर मिस्टर शर्मा से सवाल करने लगे। यह पार्टी में जो भी लोग मौजूद है तब आपने ही इनवाइट किए हैं या किसी और ने भी कुछ लोगों को इनविटेशन भेजे हैं? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी पार्टी है तो इनविटेशन भी मैं ही भेजूंगा ना। हमें सारे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। गेस्ट की लिस्ट चाहिए? मतलब क्या है इसका? आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी बच्ची गायब हुई है और उसको ढूंढने के लिए हम सब पर शक करेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। कामिनी जी, आप तुरंत आसपास के रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग चालू करवा दीजिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे नहीं जानी चाहिए। इस बंगले के सीसीटीवी और आसपास के बंगले के सीसीटीवी के फुटेज चेक करिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। राठौर कामिनी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर मिसेस शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैम प्लीज आप रोना बंद कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपको किसी पर शक है? कामिनी जी की बात सुनकर मिसेस शर्मा ने नामे गर्दन हिला दी। मेरी बेटी पिछले 2 घंटे से लापता है और आप लोग यहीं पर सबसे पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज उसे ढूंढ कर लेकर आइए। सर, आप मत समझाइए हमें कैसे काम करना है। गाड़ियों की तलाशी में कुछ हासिल हुआ या आसपास के सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज मिली? पिछले 2 घंटे में इस घर से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। केवल एक लोडिंग ऑटो ही यहाँ से निकला है और वो ऑटो केटरिंग सर्विसेज वालों का ही था। कैटरिंग सर्विस वाले का ऑटो? शर्मा जी, आपकी कैटरिंग कौन देख रहा था? उसे बुलाइए। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर तुरंत कैटरिंग वाले को बुलाया जाता है
मगर कैटरिंग वाला इंस्पेक्टर के सामने आते हुए कांप रहा था। क्या हुआ? इंस्पेक्टर राठौर का नाम सुनकर अपनी दादी नानी याद आ गई? यदि डर लगता है तो गलत काम क्यों करते हो? सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही। जब घर की लाइट गई थी और बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद तुम्हारा लोडिंग ऑटो इस घर से रवाना हुआ था। उस लोडिंग ऑटो में क्या था? मैम, पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन और सामान था वो सब लोडिंग ऑटो में भिजवाया था। वो ऑटो तुम्हारा परमानेंट है या रैंडम किसी को बुलाते हो? सर, वैसे तो हमारा परमानेंट ऑटो है, मगर कल वो खराब हो गया था, इस कारण उस ऑटो वाले ने अपने दोस्त को भेजा था। उस ऑटो वाले का नंबर मिल जाएगा या कोई पता या ठिकाना? कामिनी के पूछने पर कैटरिंग वाले ने उस ऑटो वाले का मोबाइल नंबर दे दिया। कामिनी ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए मिस्टर शर्मा की फोन की रिंग बजने लगी। हेलो, कौन? मुझे नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गया शर्मा? अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो अपने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को अपने अपने घर रवाना करो और इंस्पेक्टर को भी विदा करो, उसके बाद मुझसे बात करना। अपहरणकर्ता की बात सुनकर मिस्टर शर्मा हाथ जोड़कर सभी को अपने घर रवाना करते हैं। फिर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी से भी जाने की गुजारिश करने लगे। सर, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए, जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। यदि मेरी बेटी जिंदा रही तो ही तो उसे ढूंढ पाओगे ना। अभी आप लोग चले जाइए। मिस्टर शर्मा के बार बार इंसिस्ट करने पर वे लोग उनके घर से बाहर आ गए। सर, आपने आसानी से शर्मा की बात मान ली, हमें रुककर वहाँ पर थोड़ी पूछताछ तो करनी थी। कामिनी, उस बच्ची को ढूंढने के लिए हमारा बाहर आना जरूरी था, क्योंकि बच्ची वहां से निकल चुकी थी। यदि हम लोग जिद कर कर वहां पर रुकते तो हो सकता है वो किडनैपर बच्ची को नुकसान पहुंचाता। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया। मगर सर, अब क्या? फिक्र मत करो, मैंने शर्मा के घर से निकलने से पहले उनके घर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उन लोगों की सारी बातें हमें आराम से सुनाई देगी। सर, आप तो कमाल हो, ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? अपना तो ऐसा ही है। घर के बाहर राठौर और कामिनी बात कर रहे थे। तभी शर्मा के फोन पर दोबारा किसी का फोन आया। तुमने सभी को खुद से दूर भेजकर बहुत अच्छा काम किया, अगर अब अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो 20 लाख रुपए लेकर शहर के बाहर स्थित ढाबे पर रात के 2 बजे पहुंच जाना। मिस्टर शर्मा किडनैपर की बात मान लेते हैं और तुरंत 20 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने किडनैपर और मिस्टर शर्मा की पूरी बात सुन ली थी। सर, इस किडनैपर ने तो बड़ा हाथ मारा है। उसका पाला राठौर से है। हाथ मारा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, उसे पता चल जाएगा। सादे कपड़ों में उस ढाबे के आसपास सब लोग मौजूद रहे। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की पूरी टीम अलर्ट होकर ढाबे के आसपास चौकसी करने लग जाती है। तभी मिस्टर शर्मा अपनी कार लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। फोन पर उनकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा कहाँ है? लाडो, घबरा मत, तेरे पापा आ गए हैं, तू जल्दी हमारे पास होगी। मिस्टर शर्मा बात कर ही रहे थे कि फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी की आवाज सुन लेना। अब यदि उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में जो पैसे रखे हैं उसे चुपचाप टेबल नंबर 3 पर रखकर चले जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मिस्टर शर्मा दोबारा उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उनके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, तो चुपचाप पैसे निकालकर टेबल पर रखकर चले गए और घर पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी खड़े थे। आप लोग यहाँ? आपसे कहा था ना इस केस से दूर रहना। आपको तो सर का शुक्रिया कहना चाहिए, आपके पैसे भी बच गए और बेटी भी। ये लीजिए। और ये रहा आपका गुनहगार। कहते हुए उन्होंने किडनैपर को मिस्टर शर्मा के आगे खड़ा कर दिया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का ही था, जिसे कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे नौकरी से निकाल दिया।
तू तो आस्तीन का सांप निकला। पहले मेरी दुकान पर हाथ मारा और फिर मेरी बेटी पर। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने भी तेरा कुछ नहीं था, मगर जब मैंने उसके इलाज के लिए पैसे चोरी की तो तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे हाथों में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि बच्चे का दर्द क्या होता है तुझे अच्छे से समझाऊंगा, तुझसे पैसे भी ले लूंगा और बेटी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बेटी के लिए चोरी की थी। अरे उसके इलाज के लिए पैसे मांग कर तो देखता, मैं ऐसे ही दे देता। मैंने तो तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, इसलिए चोरी करने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, मगर तूने ही। कहते हुए गुस्से में मिस्टर शर्मा किडनैपर को मारने लगे। शर्मा जी बस कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ से गुजरने के बाद भी किसी और की बच्ची को तकलीफ देते हुए शर्म नहीं आई? अब तो तेरा फैसला कानून ही करेगा। चल चुपचाप। किसी भी केस को सॉल्व करने में आपका मुकाबला नहीं है सर, आप कमाल हो। अपना तो ऐसा ही है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे क्रिमिनल ने नेहा को मारने की कोशिश की थी। अब आगे। उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी है अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो। तुम सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस ये बताओ कि 2 दिन पहले आखिर हुआ क्या था। 2 दिन पहले मैं केबीसी एक्टर हायर ऑफिस में गई थी अपनी प्रोफाइल देने के लिए, ताकि वो मुझे हेल्प करे मूवी में रोल दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखकर मुझे मना कर दिया। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगी। तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने टोपी पहनी थी और उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। उसने मुझे कहा कि एक मूवी के लिए कास्ट हायर हो रही है और उसने मुझे एक पेपर दिया जिसमें एड्रेस था। मैं अगले ही दिन रेडी होकर उस स्टूडियो में गई और मैंने वहाँ बस चाय पी और उसके बाद अचानक ही मुझे नींद आ गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को किसी की कार में पाया और उस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि हीरोइन बनना है तो तुम्हें उनके हर क्लाइंट को खुश करना होगा और जब जब भी वो मुझे बुलाएंगे मुझे जाना होगा, वरना वो मेरी अश्लील तस्वीरें और वीडियो मेरे परिवार वालों को भेज देंगे। मैं क्या करती? मुझे यही सही लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। नहीं, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, हम उन लोगों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तो ये कास्टिंग काउच का मामला है। न जाने कितनी ही लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। नेहा, ये बताओ तुम्हें उस कार या इंसान के बारे में कुछ भी याद है? कोई भी छोटी से छोटी बात? हाँ, बस इतना ही कि उस कार के पीछे एक रोज का टैटू जैसा कुछ बना हुआ है और जो आदमी मुझे धमकी दे रहा था उस आदमी की उंगली पर भी रोज का टैटू बना हुआ था। हो ना हो ये सभी लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। नेहा, तुम हमें उस ऑफिस का एड्रेस दो जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। नेहा एड्रेस दे देती है। उसके बाद राठौर और कामिनी दोनों उस ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर राठौर की नजर सामने लगी एक बड़ी सी दीवार पर जाती है जहां राठौर को सुमन की फोटो भी लगी हुई दिखाई देती है। ये तो सुमन की फोटो है ना? हो ना हो सुमन का भी नाता इस केस से जुड़ा हुआ है। तभी वहां ऑफिस का मालिक आ जाता है। एक दिन आप दोनों की फोटो भी यहाँ लगी होगी। ये मेरे बेस्ट एक्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और आज तरक्की कर रहे हैं। तो बताइए, आप दोनों को भी हीरो हीरोइन बनना है क्या? तो हम बना देंगे। तब कामिनी नेहा की फोटो दिखाकर कहती है, नहीं, जो पूछा जाए बस उसका जवाब दो। क्या इस लड़की को तुम जानते हो? देखा है यहाँ इसे? हाँ, मेरे ऑफिस आई थी। मैंने मना कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। एक्टिंग छोड़कर कुछ और काम कर लो, बस इतना ही। उसके बाद वो चली गई थी। हर रोज का ही है। अब अगर बिना टैलेंट वाले लोग आ जाएंगे तो क्या हम हर किसी को उठाकर हीरो हीरोइन थोड़ी ना बना देंगे? टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। राठौर देखता है कि कुणाल के हाथ में भी रोज का टैटू बना हुआ है।
सर ये कुणाल भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। इसके हाथ पे भी वही टैटू है। जी कामिनी जी, ये कोई बहुत बड़ा जाल है, इसकी तह तक जाना होगा। राठौर बाहर आ जाता है और राठौर देखता है कि सामने चाय वाला उसे ही देख रहा होता है। राठौर चाय वाले के पास जाता है और नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और तभी राठौर देखता है कि चाय वाला लगातार एक आदमी को इशारा कर रहा होता है। जब राठौर उस आदमी को देखता है, सर ये आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा नेहा ने बताया था, टोपी और लंबे बाल दाढ़ी वाला। तभी वो आदमी वहां से भागने लगता है। दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो भागते हुए गलियों में चला जाता है और अचानक ही किसी के घर में घुस जाता है। सर कहाँ गायब हो गया? न जाने किस घर में घुसा है। राठौर तीनों घरों को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि वो आदमी किस घर में छिपा हुआ है। और तीसरे वाले घर का ताला तोड़कर राठौर उस आदमी को पकड़ लेता है। सर आपको कैसे पता था ये आदमी इस घर में आया था? कामिनी जी, पहले घर में गेट पर ताला लगा हुआ था और सभी खिड़कियां बंद थी, तो इतनी जल्दी वो इस घर में तो नहीं जाता। वहीं दूसरे घर के बाहर लोगों के जूते और चप्पल थे, यानी उस घर में लोग थे, इसलिए उस घर में भी नहीं गया। लेकिन इस घर के गेट पे तो ताला लगा हुआ था, तो ये अंदर कैसे आया? कामिनी जी, ये खिड़की से अंदर आया। खिड़की खुली ही थी और अंदर आने के बाद इसने जल्दी से उसे बंद भी कर दिया। सर आप तो सच में कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। तभी राठौर उस आदमी को पकड़कर उठाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसने नकली बाल और दाढ़ी लगाई हुई थी और ये वो चाय वाला है जो डायरेक्टर के स्टूडियो के बाहर था। ये सब क्या चल रहा है? सब सच बता। मैं सब सच बता दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो, मैंने ये सब पैसों के लिए किया। पहले अपना मुंह खोल और सब सच बोल। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरे और मेरे भाई के पास तो बस एक पार्सल आता था जिसमें एक लड़की का नाम और फोटो, पैसा और एक पता होता था जो मुझे उसी लड़की को देना होता था। बाकी मुझे नहीं पता उसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है। राठौर दोनों चाय वालों को पकड़ लेता है। कामिनी, अब क्या करना है आपको मालूम है ना? जी अभी करती हूँ। कामिनी, प्रमोद और कुणाल नेहा और प्रिया को कॉल करके बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारा यहाँ क्या काम है? बताते हैं, रुके तो। आप लोगों को पता है कास्टिंग काउच के बारे में? मैडम, अब ऐसा कहाँ होता है? और वैसे भी हम लोग तो शरीफ लोग हैं, हमें इन सब से क्या मतलब? अच्छा, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि नेहा जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसे भी कास्टिंग काउच के जाल में फंसाया गया है। और इन सब में आप दोनों के ऑफिस के बाहर चाय वाले शामिल हैं। क्या सच में? आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ, सजा तो मिलेगी, लेकिन वो असली क्रिमिनल नहीं है, वो तो बस एक मोहरा थे। असली क्रिमिनल तो आप हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? राठौर कुणाल का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर लगी पट्टी को हटा देता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे, चोट लगी है मुझे। लेकिन जैसे ही पट्टी हटती है वहां कोई चोट नहीं थी। तब राठौर चाय वालों को बुलाता है और उनका टैटू वाला हाथ दिखाता है। जी साहब, यही है वो आदमी जो हमें लेटर देने आया करता था। हमेशा खुद को कवर करके आता था, बस इसका यही हाथ दिखाई देता था। यही है वो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तभी और पुलिस वाले आकर कुणाल को पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है साहब, आपका मुजरिम मिल गया, अब मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? नेहा, जाओ जरा प्रमोद जी की कार तो देख कर आओ। नेहा बाहर जाकर प्रमोद की कार देखकर आती है और कहती है, सर ये वही कार है। क्या बोल रही है ये लड़की? कौन सी कार की बात हो रही है? प्रमोद जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सच बता दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से।
तभी राठौर प्रमोद के हाथ से उसकी रिंग्स हटा देता है, जिसकी वजह से उसके फिंगर पर बना रोज का टैटू भी दिख जाता है। सर, ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था। अब सच बोलोगे या मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? हाँ, सब कुछ मैंने और कुणाल ने मिलकर किया। हम ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो शहर में हीरोइन बनने आई हो, और उनको किडनैप कर उन्हें ब्लैकमेल करके अपना काम पूरा करवाया करते थे, और काम निकल जाने के बाद उनका वीडियो अपलोड करके पैसे कमाते थे। इसे उठाकर जेल में डाल दो। नेहा और प्रिया भी राठौर को थैंक यू कहती हैं और चली जाती हैं। सर, आपको मालूम कैसे हुआ कि प्रमोद भी इन सब में मिला हुआ है? जब हम उसके स्टूडियो गए थे तो मैंने उसकी कार देखी थी और उसके हाथ में वो बड़ी बड़ी रिंग्स भी देखी थी जो उसने जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए पहनी हुई थी, और उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से शक तो था ही प्रमोद पर। इसलिए सारे प्रूफ्स मिलते ही वो पकड़ा गया। सर, आप तो कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। एक बच्चा 12 साल का जो अपने घर की छत के दीवार पर चढ़ा है और उस पर चल रहा है, उसके कानों में किसी इंसान की आवाज गूंज रही है। कम ऑन चिंटू, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो। अगर तुमने ये लेवल क्रॉस कर लिया तो तुम जीत जाओगे और तुम्हें एक बड़ा सा बोनस मिलेगा। आओ चिंटू, आ जाओ। चिंटू आगे जा रहा था, तभी वहां चिंटू की माँ उसे ढूंढते हुए आती है। चिंटू को दीवार पर चढ़ा देख वो डर जाती हैं। चिंटू, वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? नीचे आ जाओ। चिंटू की माँ उसे आवाज दे रही थी, लेकिन चिंटू के कानों में जैसे किसी की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। चिंटू की माँ जैसे ही चिंटू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, चिंटू छत की दीवार से नीचे कूद गया और उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म किया। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर राठौर ने बच्चे की लाश को अच्छी तरह से देखा। उसके पूरे शरीर पर कोई मार्क नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक जोकर का निशान बना हुआ था, एक भयानक जोकर। वो निशान बना देख इंस्पेक्टर राठौर को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने लड़के की माँ से बात की। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि आपको अपने बेटे की मौत का कितना दुख है, लेकिन हमें अपनी प्रोसेस तो पूरी करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके बेटे चिंटू को ड्राइंग अच्छी लगती थी? नहीं सर, चिंटू ड्राइंग नहीं करता था, उसे तो गेम्स खेलने अच्छे लगते थे। क्या चिंटू के हाथ पर ये निशान पहले से है? नहीं सर, इससे पहले कभी मैंने चिंटू के हाथ पर ये निशान नहीं देखा था। चिंटू की माँ की बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर हैरान रह गए। इंस्पेक्टर राठौर ने चिंटू का मोबाइल चेक किया, लेकिन उन्हें ऐसा कोई गेम नहीं मिला जो किसी जोकर से रिलेटेड हो। एक 12 साल का लड़का आत्महत्या क्यों करेगा? चिंटू की माँ से बाकी की इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राठौर किसी सोच में थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कामिनी। क्या हुआ सर, आप किस सोच में पड़े हैं? कामिनी, कल जो हादसा हुआ है चिंटू के साथ, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। उसकी माँ ने कहा कि उसने चिंटू को आवाज दी थी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? सर, ऐसा तो नहीं कि चिंटू की माँ हमसे कुछ छुपा रही है? सर, चिंटू की माँ की बातों से तो हमें अपने बचपन की बात याद आ गई। हमारी दादी कहती थी कि पहले गांव में रात को एक आदमी घूमता था जो छोटे बच्चों को सम्मोहित करके उनसे अपना काम करवाता था, जैसे चोरी, मारपीट। लालू पटेल की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर को कुछ शक हुआ। कामिनी, ऐसा तो नहीं है कि कोई है जो छोटे बच्चों को हिप्नोटाइज करके उन्हें मार रहा हो? लेकिन सर, जब हमने चिंटू की माँ से बात की थी तब उन्होंने बताया था कि उस वक्त घर पर सिर्फ चिंटू और वही थी, तीसरा कोई नहीं आया था।
तो कैसे कोई कुछ कर सकता है? थोड़ी देर बाद लालू पटेल लैपटॉप लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास गए और उन्हें उस जोकर के टैटू की इंफॉर्मेशन दिखाने लगे। सर, खबर मिली है, ये टैटू एक गेम का थंबनेल है और ये एक अजीब गेम है। अजीब मतलब? वो तो पता नहीं सर, अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है। कामिनी, इस गेम की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके सर। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। किसी ने कॉल पर बताया कि एक छोटे बच्चे ने अपने रूम में आत्महत्या कर ली है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जल्दी से वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक 12 साल के लड़के की डेड बॉडी उसके रूम में बेड पर पड़ी है और साइड में उसके माँ बाप रो रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने उस डेड बॉडी के पास जाकर देखा तो उसके हाथ में भी वही निशान था। ये देखकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी चौंक गए। कहीं ये उसी गेम की वजह से तो नहीं हुआ है? अब तो ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ये सब कैसे हुआ? आप कुछ जानती है मैम? मैं तो किचन में काम कर रही थी। आरव स्कूल से वापस आया और अपने कमरे में गेम खेलने के लिए बैठ गया। वो मुझे बहुत शांत लगा। उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए मैं उसके कमरे में गई और ये सब। सर, सारी बातें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। ये बच्चा भी गेम खेलते खेलते मरा है। हमें जल्द से जल्द ये मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी कामिनी, नहीं तो पता नहीं और कितने बच्चों की जान जाएगी। सही कहा सर। बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कामिनी और राठौर वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। कामिनी, शहर के सारे उन आदमियों को पकड़ो जो जोकर बनकर हंसाते हैं। हो ना हो ये किसी जोकर का ही काम है। अगले दिन लालू पटेल और कामिनी ने सभी जोकरों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आए। हमें यहाँ क्यों लाया है सर? हमने क्या किया है? हाँ, हमें यहाँ क्यों लाया है सर? हमने क्या किया है? आप सबको यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि शहर में आए दिन किसी न किसी बच्चे की मौत हो रही है और ये सब जो कोई भी कर रहा है वो एक जोकर है या जोकर के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसीलिए आप सबको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन सर, उसमें हमारी क्या गलती? और उस खूनी को आप कैसे पकड़ेंगे? आपके पास तो उसके खिलाफ कोई सुराग भी नहीं है। आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमें अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर राठौर ने सभी जोकरों की तलाशी ली और उनसे पूछताछ की। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। फिर उन्होंने हर स्कूल में होने वाले मैजिक इवेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। हर स्कूल में क्राइम ऑफिसर्स की एक टीम तैनात की गई। इंस्पेक्टर राठौर भी एक स्कूल में गए थे अपनी टीम के साथ। जहां पर मैजिक इवेंट होता, पुलिस वहां बारीकी से नजर रखती। एक स्कूल में इवेंट के दौरान जोकर ने एक लड़के को अपने पास बुलाया और उसे कुछ मैजिक दिखाए। शो खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने उस जोकर का पीछा किया। वो जोकर स्कूल के बाहर गेट पर एक बच्चे से बात कर रहा था। इंस्पेक्टर राठौर के वहां पहुंचने से पहले ही वो जोकर वहां से निकल गया। राठौर उस बच्चे के पास गया। बेटा, वो कौन था और तुमसे क्या बात कर रहा था? लेकिन वो बच्चा बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर राठौर को शक हुआ कि कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन्होंने स्कूल में जाकर उस जोकर की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ जोकर के फोटोज और लैंडलाइन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं था। इंस्पेक्टर राठौर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस तक पहुंच कैसे सकते हैं। 2 दिन बाद उस जोकर के घर लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। शहर के एक बड़े स्कूल में मैजिक शो के लिए उसे बुलाया जा रहा था। हेलो, मैं मुंबई के दिव्या निकेतन स्कूल से बात कर रही हूँ। हम हमारे स्कूल में एक मैजिक शो करना चाहते हैं। क्या आप ये शो कर सकते हैं? श्योर। ओके, मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। उस लेडी ने जोकर को सारी डिटेल्स बताई। 2 दिन बाद वो जोकर अपने टाइम पर स्कूल में आया और सीधे स्टेज पर गया। जोकर ने थोड़ी देर अपनी अदाकारी दिखाई और जैसे ही वो शो खत्म करके निकला, पीछे के रास्ते से इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने उसे पकड़ लिया। जोकर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की,
उसने इंस्पेक्टर राठौर को धक्का दिया और वहां से भागने की कोशिश की। लालू पटेल ने अपना डंडा जोकर के पैरों में डाला, जिससे जोकर नीचे गिर गया। कामिनी और राठौर ने उसे पकड़ा और जोर का तमाचा मारा। उसके बाद उसके चेहरे का नकाब उतारा। ये वही जोकर था जो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राठौर से सवाल कर रहा था। जोकर को थोड़ा टॉर्चर करने के बाद जोकर ने बताया कि उसका नाम जॉन है। 2 साल पहले उसकी भी एक हंसती खेलती जिंदगी थी। उसका एक बेटा भी था 12 साल का। उसे वीडियो गेम खेलने की आदत हो गई थी। वो ज्यादा समय मोबाइल में वीडियो गेम खेलने में लगाता था और इसी वजह से उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया और उसकी मौत हो गई। तभी मैंने सोच लिया था कि जिस गेम की वजह से मेरे बेटे की जान गई है, मैं बाकी बच्चों को भी उसी गेम से मारूंगा। जोकर ने बताया कि उसने एक ऐसा गेम बनाया है जिसे किसी भी मोबाइल में सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन किया जा सकता है। 1 घंटे के बाद वो गेम अपने आप मोबाइल से डिलीट हो जाता है। स्कूल में मैजिक शो करते समय वो किसी भी एक बच्चे को अपना टारगेट बनाता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उस बच्चे के पास जाकर उसको हिप्नोटाइज कर लेता था और उस गेम की लिंक उस बच्चे को देता था। घर जाकर बच्चा उस गेम को अपने मोबाइल में डाउनलोड करता था और फिर गेम के जरिए वो उस बच्चे से सुसाइड करवाता था। हिप्नोटाइज होने की वजह से वो बच्चे वही करते थे जो वो कहता था। तुम्हारे बच्चे की जान गई तो उसमें इन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? तुम अगर चाहते तो अपने बच्चे का एग्जाम्पल देकर बाकी बच्चों की जान भी बचा सकते थे, लेकिन एक क्रिमिनल कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। तुम्हें पकड़ने के लिए हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके ये मैजिक शो अरेंज करवाया था। अब जेल में मैजिक की प्रैक्टिस करना। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। इंस्पेक्टर राठौर अपनी टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी उनकी नजर न्यूज़पेपर की खबर पर पड़ी कि एक 28 साल की लड़की अपने घर से बाहर निकली लेकिन वापस अपने घर नहीं आई और 2 महीने में ये खबर दूसरी बार छपी थी। तभी कामिनी भी अखबार लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास आई और उन्हें वही खबर दिखाने लगी। सर, ये खबर पढ़िए सर। मैं भी वही देख रहा था कामिनी। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 6 महीने में 6 लड़कियां अलग अलग शहरों से अपने घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई और ना ही उनकी डेड बॉडी मिली। ये राज क्या हो सकता है कामिनी? पता लगाना पड़ेगा। सर, ये तो कोई भूत जैसा लागत है। आप खुद ये सोचो ना, इतनी लड़कियां गायब हुई और किसी को कोई खबर ही नहीं। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है, शायद इससे हमारी कोई मदद हो सकती है। राठौर ने लैपटॉप में सारी डिटेल्स देखी। मदद तो होगी इस इंफॉर्मेशन से, लेकिन यह कातिल बहुत ही शातिर है, इसीलिए हमें भी इस बार अलग चाल चलनी होगी। मतलब सर, आप क्या करने की सोच रहे हैं? कामिनी, इस कातिल ने 6 लड़कियां गायब की हैं और ताजुब की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी पुलिस कंप्लेन तक नहीं की। सर, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं, वो सब अनाथ थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उन सभी लड़कियों की लिस्ट फिर से चेक की और उनकी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन भी निकाली। उससे उन्हें एक क्लू मिला जो शायद उन्हें असली गुनहगार तक पहुंचा सकता है। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक काली गुफा में एक तांत्रिक महायज्ञ कर रहा था। उसके सामने एक दुल्हन की तरह गुड़िया थी और एक गुड्डा था। सभी गुड़ियों को नींबू से बांधा था और बाजू में तन्वी और आकाश को रस्सी से बांध रखा था। बस एक और बलि, फिर सारी शक्तियों का मैं अधिपति बन जाऊंगा। कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। थोड़ी ही देर में दोनों को होश आता है। मुझे जाने दो, मुझे क्यों बांध कर रखा है? मुझे भी जाने दो, हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। चुप रहो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, समझे? 3 हफ्ते पहले तन्वी और आकाश मंगेतर थे। तन्वी 3 हफ्ते से आकाश के साथ रिलेशनशिप में थी
उनकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी और तन्वी की अच्छी बातों की वजह से उसने तन्वी को शादी के लिए प्रपोज भी किया और तन्वी ने भी हाँ कर दी थी। तन्वी एक टीचर थी और आकाश एक अकाउंटेंट। तन्वी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए आकाश तन्वी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तन्वी को अपने घर लेकर आया था। आकाश, तुम्हारा टिफिन रेडी है, मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, बाय। तन्वी के स्कूल जाने के बाद आकाश भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन तन्वी ने आकाश से कहीं बाहर जाकर घूमने की बात कही। आकाश, कितने दिन हो गए हमें एक साथ रहते हुए, लेकिन तुम एक बार भी मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। चलो ना, कहीं बाहर जाकर आते हैं। जाना तो मैं भी चाहता हूँ तन्वी, लेकिन तुम देख रही हो ना ऑफिस के काम का कितना प्रेशर है। बताओ कैसे टाइम निकालूं? तुमने मुझे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कभी नहीं मिलवाया। किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता है। तन्वी, तुम तो जानती हो ना, कुछ रिश्तेदार रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बैठे रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच आए, इसीलिए सबको डायरेक्टली हमारी शादी में इनवाइट करेंगे, ओके? और रही बात घूमने जाने की, तो इस महीने के लास्ट वीक पक्का जाएंगे, ओके? ओके। कुछ दिनों बाद आकाश तन्वी को घुमाने लेकर गया। बारिश का मौसम था। तन्वी और आकाश अपनी गाड़ी में एक जंगल की ओर जा रहे थे। आकाश, हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगी। मतलब ये कि वो जगह इतनी खूबसूरत है कि तुम वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहोगी। कामिनी, कुछ पता चला? हाँ सर, हमें अभी निकलना होगा सर। आकाश तन्वी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर गया, जो कि एक जंगल में थी। आसपास झरने, चारों ओर हरियाली। आकाश ने नदी के किनारे एक टेंट लगाया जहां वो आराम कर सके। तन्वी ने वहां बहुत एंजॉय किया। थोड़ी देर बाद टेंट में आराम करने के बाद तकरीबन 11 बजे आकाश ने तन्वी को उठाया और बाहर चलने की जिद करने लगा। तन्वी को इतनी रात में बाहर जाने से डर लग रहा था, लेकिन आकाश जबरदस्ती उसे लेकर गया। जंगल में चलते चलते आकाश तन्वी को एक गुफा में लेकर गया। गुफा के अंदर जाते ही किसी ने तन्वी और आकाश के सिर पर पीछे से वार किया, जिससे दोनों बेहोश हो गए। फिर उन्हें उठाकर एक जगह रखा गया। तांत्रिक बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो एक ही है ना? एक है मतलब? तुम जानते हो इसे? ये सब तुमने किया है आकाश? हाँ, ये सब इसने ही किया है, और तुम्हें ही नहीं, इससे पहले 6 लड़कियों को वो इसी तरह अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ मेरे पास लाया है, बलि देने के लिए। ये सच कह रहा है तन्वी, लेकिन इस बार इसने मुझे ही धोखा दे दिया है। इस कार्य में 8वीं बलि एक आदमी की देनी होती है, और तुमसे बेहतर कौन होगा मेरे बलि के लिए? ऐसा कहकर तांत्रिक अपनी पूजा करने लगा। तन्वी और आकाश दोनों अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तांत्रिक का यज्ञ पूरा हुआ। उसने बाजू में रखी कुल्हाड़ी उठाई और उस पर मंत्र के जाप किए। उसके बाद वो तन्वी को मारने ही वाला था कि पीछे से एक गोली चली और तांत्रिक के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। पीछे जब देखा तो इंस्पेक्टर राठौर अपनी टीम कामिनी और लालू पटेल के साथ वहां आए थे। कौन सही है और कौन गलत, ये अब पुलिस स्टेशन में जाकर पता चलेगा। इंस्पेक्टर राठौर तांत्रिक और आकाश को पुलिस स्टेशन लेकर गए। अब सब कुछ सच सच बताओ, क्यों किया ये सब? नहीं तो ऐसी हालत करूंगा कि आईने में खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। मैं कई सालों से एक यज्ञ कर रहा था, एक महाशक्ति पाने के लिए, लेकिन हमेशा मेरे हाथ निराशा ही लगी। फिर मुझे पता चला कि इस यज्ञ के लिए 8 नर बलि देनी होती है, जिसमें 7 लड़कियां और एक लड़का होना चाहिए। तांत्रिक ने बताया कि उसे बलि तो देनी थी, लेकिन यज्ञ के दौरान वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकता था। इसीलिए उसे ऐसा इंसान चाहिए था जो उसे लड़कियां लाकर दे सके।
फिर एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसकी मुलाकात आकाश से हुई। आकाश से बात करने के बाद उसे पता चला कि आकाश को पैसों का मोह है, इसीलिए उसने आकाश को पैसों का लालच दिया और लड़कियों को लाने के लिए कहा। और पैसों के लालच में मैं भी तैयार हो गया। लेकिन एक बात हमको समझ नहीं आई साहब, कि आपको कैसे पता चला कि ये सब उसी गुफा में हो रहा है? वो तो इस शहर से काफी दूर है। इस काम में हमारी एक स्पेशल इंसान ने बहुत मदद की है। वो कौन सर? अपने सामने तन्वी को देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तन्वी, तुम? हाँ, मैं क्राइम स्पेशलिस्ट तन्वी कुमार। तुम्हें क्या लगा प्लानिंग सिर्फ तुम कर सकते हो? तुम्हें और तुम्हारे साथी को पकड़ने के लिए हमने ये प्लान किया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ सर? हमका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पानी सर के ऊपर से जा रहा है सर। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब उन 6 लड़कियों की लिस्ट उन्होंने देखी और सोशल मीडिया पर जब उनके बारे में सर्च किया तो पता चला कि उन सभी लड़कियों का एक कॉमन फ्रेंड है और एक लड़की के मरने के बाद उसने दूसरे को रिक्वेस्ट भेजी है। और हर महीने ऐसा ही होता है। फेसबुक पर लड़कियों से बात करना, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना, ये आकाश का काम था। इसीलिए इंस्पेक्टर राठौर ने तन्वी को कॉल किया और उसे सारी बात बताई और प्लानिंग के मुताबिक तन्वी ने एक फेक प्रोफाइल बनाकर पहले आकाश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर हर बात पर हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन तन्वी हर पल की इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर राठौर को देती थी। आकाश ने घूमने जाने की बात की तो इंस्पेक्टर राठौर समझ गए थे कि अब इस प्लानिंग का आखिरी दांव शुरू हो गया है। इसलिए तन्वी ने पहले ही इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी को अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी, जिसके जरिए वो गुफा तक पहुंचे। लेकिन तुम्हारा जवाब नहीं राठौर। क्या प्लानिंग की है तुमने? हाँ सर, आप तो कमाल के हो। हाँ, बस बस, इतनी भी तारीफ मत करो। अपना तो ऐसा ही है।